मानवीय स्वास्थ्य संयम समिति, मोहल्ला ग्राम परिवार सभा सहज प्रयोजनों के अर्थ में और 10 परिवार समूह सहज आवश्यकता के अनुसार समिति में कार्यरत व्यक्ति का दायित्व निश्चयन रहेगा। 39(2)(4 अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सह-अस्तित्ववादी व्यवस्था विधि से मोहल्ला ग्राम परिवार सभा 10 परिवार समूह सभा में से प्रत्येक सभा सदस्यों का संयुक्त सत्यापन, प्रत्येक समिति सदस्यों का संयुक्त सत्यापन और ग्राम मोहल्ला समिति स्वयं आवश्यकता अनुसार परीक्षण निरीक्षण पूर्वक 100 परिवारों का समझदारी संपन्नता सहज यथास्थिति के ज्ञान सहज रूप में, ईमानदारी सहज यथास्थिति को विवेक एवं विज्ञान सहज रूप में, जिम्मेदारी सहज यथास्थिति का मानव संबंधों का पहचान, नैसर्गिक संबंध का पहचान सहज रूप में, भागीदारी सहज यथास्थिति को मानवत्व सहित व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी, उपयोगिता पूरकता सहज रूप में। 39(2)(5 अस्तित्वमूलक मानव केंद्रित चिंतन पूर्वक सह-अस्तित्ववादी व्यवस्था विधि से ग्राम मोहल्ला परिवार सभा जनशक्ति चेतना महिमा प्रवृत्ति एवं निष्ठा सहज वैभव का निरीक्षण परीक्षण पूर्वक सत्यापन, जनशक्ति को समझदारी के रूप में, मानव चेतना सहज समझदारी ईमानदारी सहज संयुक्त रूप में, महिमा को 6 स्वरूप में कथित प्रवृत्ति का पंचमुखी कार्यक्रम के आधार पर पहचान, मूल्यांकन और सत्यापन। ठीक है, बड़ी बताइए क्या समझ में आ रहा है इसमें। जगदीश भैया बताइए क्या समझ में आया इसमें। चीज वो निकल के आ रहा है कि 5 कार्यक्रम हैं। हाँ, उसको अलग अलग स्तर पे अलग अलग नाम से बोलते हैं कि भाई सभा में है तो कमेटी के रूप में बोलते हैं हाँ, और करने के रूप में आयोजन के रूप में बता रहे हैं। मूलभूत में ये 5 कार्यक्रम के अनुसार 10 उपनीय व्यवस्था में व्यवस्था बनेगी, ऐसा एक भाव इसमें से आता है भी। और एक दूसरा ध्यान में आता है कि ये 5 जो आयाम है हाँ, वो हर एक मानव को सुलभ हो जाए, वो हाँ, सुलभता का कार्यक्रम होना चाहिए कि वो उत्पादन करना चाहता है मगर उत्पादन की व्यवस्था नहीं तो उसको उत्पादन की सुलभता पूरी पड़े। तो एक ये इसमें थोड़ा ध्यान में आता हाँ, है। बहुत बढ़िया सुलभता है। हम्म, शिक्षा संस्कार सुलभता, न्याय सुरक्षा सुलभता। हाँ, 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 मतलब एक शब्द आया मनोनीत, हम्म। वो थोड़ा समझना पड़ेगा कहाँ मुझे। पर आया मनोनीत? मनोनीत पढ़ने में आया ये जो सभा के आगे कहीं? नहीं उसमें ही आया ना। हाँ, ये रहा, हाँ 39.2 में। कौन से पॉइंट में भी है? 30 नंबर पेज पे। हाँ, 10 जनप्रतिनिधि परिवार सभा में मनोनीत 5 हाँ, समितियाँ। तो 39 का जो पहला जो बिंदु है वो परिवार व्यवस्था के बारे में, मतलब प्रथम सोपान के बारे में 39 का। हम्म, फिर 39 का दूसरा जो बिंदु है वो परिवार समूह के बारे में ओके। है ना। 39 का दूसरा जो बिंदु है परिवार समूह, और वो परिवार समूह के ही डिफरेंट हैं। वो परिवार समूह के ही जो है ना 1 2 3 4 दिया हुआ है। और उसी, हाँ अच्छा, 1 के बाद जो दूसरा जो है 39.2 वो परिवार समूह से शुरू होकर फिर आगे तक जा रहा है एक्चुअल में वो, और ग्राम परिवार तक जा रहा है वो, ग्राम मोहल्ला सभा तक जा रहा है। मतलब जैसे प्रथम सोपान तो सारा
39 में आ गया, 39 में। और 39(2) में फिर ये प्रथम सोपान के ऊपर के सोपान की बात हो रही है। और 39(2) के फिर 1 में परिवार समूह का बात हुआ है। फिर 39(2) के 2 में उसी परिवार व्यवस्था को आगे बढ़ा के, और फिर 39(2) के 3 में ग्राम सभा की बात हो रही है, 39(2)(3 में। तो ग्राम सभा से आगे नहीं जा रहे इसमें, ग्राम सभा तक जो 39(2.5) में भी ग्राम सभा की बारे में बात हो रही है। ग्राम सभा तक बात है ना, एक गांव तक की बात है इसमें, पूरे 10 सोपान की बात नहीं कर रहे हैं इसमें, है ना। तो मैं ये पूछना था भैया, जो हाँ पहला पॉइंट आप परिवार में बता रहे हैं, हाँ। तो परिवार में विनिमय को सुलभता या स्वास्थ्य संयम सुलभता उसकी जरूरत पड़े परिवार में, तो हाँ क्योंकि शिक्षा संस्कार भी वो परिवार के 10 परिवार या 10 परिवार समूह में ही शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम बनेगा ना। एक परिवार में कैसे शिक्षा संस्कार, हम्म परिवार में ही पांचों दे दिया है सुलभता, हम्म इसको कैसे समझ। हम्म। तो शिक्षा संस्कार जैसे 5 व्यवस्था जो है परिवार में कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। तो जैसे शिक्षा में, परिवार में हर एक आदमी को तकनीकी शिक्षा और ज्ञान वाला शिक्षा दोनों मिलना चाहिए, परिवार इंश्योर करेगा ना। तकनीकी शिक्षा और ज्ञान शिक्षा दोनों मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, है ना, परिवार इंश्योर करेगा ना। परिवार ही इंश्योर नहीं करेगा तो कौन इंश्योर करेगा। तो जैसे बच्चों को हमने स्कूल में भेज दिया, तो स्कूल में भेज दिया, वो घर पे आएंगे तो उनका पूरा होमवर्क वगैरह तो लगेगा ना। और वो जो घर पे जो कर रहे हैं और स्कूल में जो कर रहे हैं उनमें एक सूत्रता भी चाहिए रहेगी। अभी जो हम सोच रहे हैं कि पूरा ही स्कूल में हो जाए, तो पूरा ही स्कूल में तो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो घर में भी उसका एक भाग होगा, जैसे वो जो समझ के आया है उसको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करेंगे, घर में करेंगे। तो इस दृष्टि से भी शिक्षा का तो एक भाग हो ही गया ना परिवार। तो जो इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, घर वाले वहाँ पर स्कूल से एक सूत्रता करेंगे उसका, भाई ठीक हो रहा है नहीं ठीक हो रहा है। स्कूल वाले भी चाहेंगे भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। जिसको अभी अगर अपन अभी भी अगर बोल दें तो वर्क होमवर्क तो मिलता ही है ना। तो होमवर्क हो गया कि होम प्रैक्टिस हो गया, ये सब तो होना ही है ना घर पे। 24 घंटे स्कूल में बैठा देंगे जैसे बोर्डिंग स्कूल में बैठा देते हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। बोर्डिंग स्कूल मतलब घर पूरा ही खत्म हो गया है ना, पूरा ही स्कूल हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो घर पे भी शिक्षा होगी, वो जो स्कूल में शिक्षा दी जा रही है उसी को और उसके लिए और मोटिवेट करना, या उसको और प्रैक्टिस करना, उसको और अभ्यास करना, ऐसे घर पे भी शिक्षा होगी ना। और उसके बाद भी घर पे भी जो लोग होंगे जो शिक्षा से बाहर निकल गए, तो शिक्षा तो जैसे मान लीजिए बोध संपन्न होने तक शिक्षा है स्कूल में, ग्रेजुएशन तक मान लो बोध संपन्न हो गया। लेकिन अब ये जो अनुभव संपन्न होना है, उसके बाद मानव चेतना बनना है, फिर देव चेतना बनना है, फिर देव दिव्य चेतना बनना है, ये वाली भी तो शिक्षा है ना। ये वाली शिक्षा भी तो घर ही पे हो रही होगी। घर पे हो रही है मतलब वही समाज के योगफल में हो रही है, पर घर और समाज के योगफल में हो रही है फिर। तो जैसे मानव से देव मानव दिव्य मानव बन रहे हैं, तो उसमें घर के ही लोग आपस में मिलके कैसे उसको अभ्यास कर रहे हैं ना, उनमें कोई एक देव दिव्य मानव हो सकता है घर पे ही हो, जो किसी और मानव को आगे बढ़ा रहा हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कोई थोड़ा मोहल्ले में हो सकता है थोड़ा ग्राम में कहीं पे हो, पर वो स्कूल के बाहर तो हो ही रहा है ना कुल मिला के। तो शिक्षा वहाँ तक जा रही है, दिव्य मानव तक जा रही है ना। स्कूल वाली शिक्षा उसको बोध कराने तक जा रही है, एकदम अनुभव भी करवाने तक नहीं जाएगी वो। अनुभव तो उसको जीने के क्रम में ही होगा, जब वो परिवार में समाज में जीने के क्रम में जब है तभी अनुभव होगा। तो ऐसे ही जो उत्पादन अगर देख ले, तो एक परिवार 2 परिवार, ठीक है ना, 3 परिवार, ऐसे जो 10 परिवार हैं,
तो ये जो 10 परिवार है, ये आहार वाला उत्पादन तो इनके अपने लेवल पर ही है। जैसे आहार का उत्पादन हर कोई कर रहा होगा, हर कोई आहार का उत्पादन कर रहा होगा, और हर कोई आहार का विनिमय कर रहा होगा, एक्सचेंज कर रहा होगा ना आपस में। जैसे इसने भिंडी लगा लिया है, इसने है ना करेला लगा लिया है, इसने लौकी लगा लिया है, ऐसे हो सकता है ना। या इसने भिंडी करेला लौकी लगा लिया तो इसने अनाज लगा लिया, मान लो। हो सकता है सब्जियां इसने लगा ली, हो सकता है अनाज इसने लगा लिया। तो ऐसे हर परिवार आपस में कुछ विनिमय कर रहे होंगे। तो आहार तो एकदम फर्स्ट लेवल पर ही है, ठीक है। उसमें फिर वो परिवार समूह जो है वो कुछ अपने से मिलकर, और जो एकदम आपस में ही नहीं हो रहा है उसको गांव से भी एक्सचेंज कर रहा है। तो गांव तक में फिर वो पूरा आहार गांव तक में पूरा हो जाएगा। तो 100 परिवार है तो कुछ लोग सब्जी लगा लिए, एकदम ये 100 दूसरे लेवल पर आ गए, है ना। तो ऐसे दूसरे लेवल पर आ गए। तो ये 10 अगर हो गए तो दूसरे लेवल पर आ गए। फिर ये 10 अगर हो गए तो ऐसे यहाँ पर ये एक दूसरा, दूसरे 10 हो गए यहाँ पर। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, और फिर तीसरा ये गांव के लेवल पर आ गए, ये दस जो परिवार समूह है वो फिर गांव के लेवल पर आ गए। तो गांव के लेवल पर आते आते आहार पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकता है। एक गांव को दूसरे गांव से आहार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऐसा हो सकता है। 100 परिवार मिलके और पूरा वैरायटी कर सकते हैं आहार का, है? कुछ लोग तेल वाला कर सकते हैं, कुछ लोग फल वाला कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो, है ना, रोटी दाल वाला चावल वाला, सब 100 परिवार आहार के लेवल पे कर सकते हैं। एकदम सारा ही जो है कर लेंगे 10 परिवार, ऐसा नहीं होगा ना। पर 100 में वो संभव हो सकता है। तो उस क्रम में एकदम पहले लेवल पर परिवार भी तो कुछ कर ही रहा होगा ना। तो उतना विनिमय कोष तो उसके अंदर होगा ही सही। हाँ, अच्छा अच्छा, परिवार के अंदर, हाँ नहीं, परिवार के अंदर की बात नहीं हो रही हो। परिवार में जो विनिमय कोष है वो दूसरे परिवार से विनिमय के लिए है। हाँ, 10 परिवार, 10 परिवार में, हाँ ठीक है ना। वो तो ठीक ही है ना। तो परिवार में विनिमय होना मतलब उसको दूसरे परिवार से विनिमय के लिए परिवार में विनिमय कोष होना। जैसे कोष का क्या मतलब है, वो परिवार जैसे साल भर का तेल रख लिया अपने पास में, है ना। ऐसा एक कोष भी हो सकता है, साल भर का उसने गेहूं रख लिया। तो सब्जी वगैरह वो रोज विनिमय कर रहा है, लेकिन गेहूं उसने साल में एक बार विनिमय किया उसी गांव के दूसरे किसी परिवार से। तो सारा गांव मिलके तय कर सकता है कि गांव में कितनी सारी वैरायटी की सब्जी भी हो जाए, सारी वैरायटी के तेल भी हो जाए, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि सारा गांव मिलके तय नहीं कर रहा ना, इसलिए फिर गांव को आहार भी दूसरे गांव से या दूसरे शहर से मंगाना पड़ रहा है। तो सारा गांव मिलके खाली गेहूं ही उगा रहा है, ऐसे चल रहा है अभी सारा गांव मिलके। और हाँ, उन्हीं का उन्हीं का दूध गांव में वापस आ रहा है। तो अभी गांव में इतना सा भी एकता नहीं है। जैसे जब हम वहाँ पे रहते थे अभ्युदय संस्थान में, छोटी गांव में, तो एक भैया थे, राकेश भैया। तो वो उनका गांव वहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर ही था। तो उसमें क्या था कि भाई गांव में कुछ लोग होते हैं वो जानवर वाले होते हैं, या ज़्यादातर लोग के पास में मतलब खेती होती है, पर खेती और जानवर दोनों होते हैं। तो कुछ लोगों के पास में जानवर खेती दोनों ही होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे जब बरसात वगैरह होती है ना, तो उस समय वो जानवरों को आराम से चारा वारा मिल जाता है ना। आसपास भी चारा मिल जाता है, और खेत के बाहर भी बहुत सारी ज़मीनें होती है, वहाँ पे भी चारा मिल जाता है उनको। लेकिन जब गर्मी जब होती है तो जानवरों को कहीं पे भी चारा नहीं मिलता है। तो उसमें अगर मान लो कि खेत में किसी ने गर्मी के टाइम पे लगाया हुआ है चारा, तो फिर वो तो उसका खेत ही खा जाएंगे। तो गर्मी के दौरान उन, या तो गांव में कुछ लोग जो है वो चारे का ही शुरू कर दे और पूरे गांव वाले उनसे एक्सचेंज कर ले चारा, या तो एक ये व्यवस्था हो सकती है। या दूसरा ये है कि भाई वो गांव वाले इकट्ठा करके जानवरों को कहीं पे ओपन, कहीं पे, है ना, ग्रेजिंग एरिया होंगे वहां पर लेकर जाएं। पर उसके लिए भी सारे गाँव की एकसूत्रता चाहिए ना, कि एक दो लोग होंगे उनको नियुक्त करेगा गाँव कि लेकर और वहां तक जाएगा, किसी के खेत में नहीं खाएगा। तो इतना भी एकसूत्रता नहीं है।
इसलिए गर्मी में कोई भी नहीं उगा पाता है, क्योंकि कोई भी उगाएगा तो वो गांव के सारे जानवर जो है उसका खा जाएंगे। इसका मतलब 4-5 महीना तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इनफेक्ट जो है वो 7-8 महीना कुछ नहीं करते हैं सारे गांव वाले लोग। तो सिर्फ सर्दी का एक टाइम होता है 4-5 महीने, तब वो उसको इंश्योर करते हैं कि भाई जानवर नहीं खाएंगे सबका। तो इतना सा भी एक सूत्रता नहीं है, इतनी भी व्यवस्था नहीं है गांव में। उसके बाद भी अगर ऐसा कोई चीज़ नहीं उगा रहे कि भाई जो जैसे बांस वहाँ कोई नहीं उगाता है ना। क्यों? क्योंकि बांस उगाएंगे तो सारे गांव वाले ले जाएंगे, है ना। खेती में बांस की जरूरत पड़ती है। किसी एक ने बांस उगा लिया तो रात को काट काट के सब ले जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब सारे गांव वाले ऐसी चीज उगाएंगे जो कि दूसरे के पास पहले से ही है। उल्टा हो गया एकदम। सारे गांव ने गेहूं उगा लिया है। अब एक तो गेहूं पहले समय से पहले तोड़ के कुछ मिलेगा नहीं, है ना। दूसरा मिलेगा तो भी मतलब क्या करेगा उसका, मान लो जब पक गया तब चोरी करेगा, लेकिन तब भी क्या करेगा, उस पास है ही गेहूं पहले से। तो सारा गांव ऐसी चीज उगाएगा जो कि सबके पास पहले से ही है, ताकि वो चोरी नहीं करे, है ना। चोरी करके क्या मिलेगा उसको। तो कितना बड़ा अव्यवस्था हो गया ना। एक तो 8 महीने जो है सारे गांव के पुरुष बैठ के और ताश खेल रहे हैं, फुल टाइम बेरोजगार, है ना। क्यों? क्योंकि खेत में कुछ लगाएंगे तो जानवर खा जाएंगे, ये जानवर नहीं खाएंगे तो गांव वाले चोरी करके ले जाएंगे, है ना। जिनके साथ बैठ के ताश खेल रहा है वही लोग उसका चोरी करते होंगे, है ना। और आपस में बैठ के ताश भी खेल रहे हैं तो फिर भी कितना सहअस्तित्व में जी रहा है मानव, है ना। तो कुल मिला के कोई कुछ नहीं करता है वहाँ पे, बीएसपी प्लांट है उसमें सब जाके नौकरी करते हैं, है ना। इसलिए भी कोई आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है किसी को। वही बीएसपी प्लांट जो है उसी के पोल्यूशन से सारा गांव बर्बाद हो रहा है। वो माइनिंग हो रही है पास ही में, तो उनको दिख ही नहीं रहा है। तो इतना सा भी एकसूत्रता नहीं है गांव वालों के पास में, दिख ही रहा है भाई हमारे ही जानवर है, हमारा ही खेत है, हमारे जानवरों को हमारा खेत क्यों खिलाना है। पर इतना भी दूरदर्शिता नहीं है लोगों के अंदर। उसके बीच में सरकार ने जो है इतना सारा चावल पैदा होता है, तो वो चावल को फिर उसमें लगा दिया है शराब बनाने में। तो पहले पंजाब था, नंबर 1 स्टेट पंजाब था, है ना, शराब बनाने में पीने में। एक टाइम पे 15-20 साल पहले पंजाब था ना, अभी छत्तीसगढ़ हो गया है ना। तो सारा गांव जो है दारू पी के टुल पड़े रहते हैं ना। दिन भर ताश खेलेंगे, रात को दारू पी के पड़े रहेंगे, है ना। तो ऐसा हालत है हमारे गाँव का। देश के ज़्यादातर गाँव का हालत ऐसा ही है। तो इतना सा भी छोटा सा भी कोऑपरेशन नहीं है। जबकि अगर वो चाहे तो आहार के मामले में पूरा गांव एक स्वायत्त हो सकता है। फिर आवास के मामले में तो परे ही स्वायत्त है। ऐसे शहरों में तो है नहीं कि भाई फ्लैट का कोई किराया देना है, भाड़ा देना है, ठीक है ना। और फिर ऊर्जा के मामले में भी गांव स्वायत्त हो सकता है। अभी तो जैसे सोलर पैनल ये सब लगी रहे हैं, तो गांव जो है ऊर्जा के मामले में भी स्वायत्त हो सकता है। और दूरगमन दूरदर्शन के लिए उसको थोड़ा बहुत शहर की जरूरत है, लेकिन उसकी आवश्यकता तो बहुत कम होती है। जैसे हर हर एक गांव में हर एक परिवार के पास ही ट्रैक्टर होता है, मोटा मोटी, है ना। अब एक ट्रैक्टर जो है कम से कम एक परिवार समूह में तो एक ट्रैक्टर हो ही सकता है, 10 परिवार में एक ट्रैक्टर हो ही सकता है। और वो हर आदमी लेके बैठा रहता है, उसको खड़ा रहता है ज़्यादातर टाइम वो। तो फिर ट्रैक्टर ही क्या, वो तो पूरा गांव एक साथ मिलके तो बुलडोजर भी रख सकता है अपने पास में, जेसीबी भी रख सकता है। तो ग्राम समूह के लेवल पे जेसीबी भी हो सकती है। तो दूरगमन दूरदर्शन के लिए पूरा गांव एकदम स्वायत्त हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें भी आहार के लिए और जो अलंकार यानी कपड़ा वाला जो चीज़ है, और जो आवास वाला चीज़ है, वो भी देखेंगे तो चौथे और पांचवें लेवल पर वो भी सॉल्व हो सकता है। चौथे और पांचवें लेवल तक जाते हैं फिर तो पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। कि आवास में मान लो एक गांव में, है ना, कुछ ईंटा बन रहा है, तो दूसरे गांव में कुछ और, है ना, कुछ सरिये का कुछ काम हो रहा है, तीसरे गांव में कुछ और हो रहा है, तो आवास के लिए थोड़ा और जरूरत पड़ेगा। या कपड़े में एक गांव में कुछ है ना, सूती को उगाया जा रहा है, सूत को कपास को उगाया जा रहा है, दूसरे गांव में कुछ और प्रोसेसिंग हो रही है, तीसरे में बुनाई हो रही है ना, तो पांचवे तक तो वो भी निपट जाएगा। और जो जिनकी अपन जो जेसीबी और ये सब बात कर रहे हैं, तो वो तो एक एक गांव में एक चाहिए।
तो वो छठे सातवें लेवल तक ऐसा कोई मशीनरी हो सकता है? तो वो तो पूरे गांव में एक एक ही चाहिए, तो उसको हर गांव में बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो ऐसे हजार हजार गाँव के आसपास एक फैक्ट्री लग गया जिसमें जेसीबी बन रही है, तो हजार जेसीबी तो बना ही सकता है वो। एक फैक्ट्री एक साल में हजार जेसीबी बना लिया तो हजार गाँव में हो गया। तो ऐसे कुछ हेवी दूरदर्शन दूरगमन वाले यहाँ पर हो सकते हैं। और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जैसे हवाई जहाज बनाना और इस तरह के, तो वो भी यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना। रेलगाड़ी बनाना, हवाई जहाज बनाना, ठीक है ना। तो कार मोटर बनाना यहाँ पर हो गए, हवाई जहाज बनाना यहाँ पर हो गए। उसमें भी 90 10वें सोपान तक जाते जाते कुछ नहीं बचेगा। तो उत्पादन बहुत थोड़े से आयाम में ही पूरा हो जाएगा। तो उत्पादन के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको लोकलाइज रहना है, ठीक है ना। अभी की अर्थव्यवस्था एकदम उल्टा, वो एकदम ही ग्लोबलाइज हो गया है। हम उत्पादन में ग्लोबलाइजेशन कर दिए हैं। अब आलू भी आ रहा है तो पता चली वहाँ यूपी से इधर आलू आ रहा है ना। वो छत्तीसगढ़ से गोभी जाती है पता नहीं कहाँ पे, है ना। और मिर्ची जाती है, टमाटर जाते हैं, है ना ऐसे। तो आलू प्याज टमाटर और गोभी आया है ना। कुछ लोग तो बोल रहे थे पाकिस्तान से भी आता है ना। सुना है क्या आप लोगों ने? मैंने सुना है कुछ, है ना? तो ये जो आलू प्याज टमाटर गोभी जो कंट्रीज में जा रही है, इसका कुछ भी सेंस नहीं है एकदम, जो एकदम ही लोकल होना चाहिए। तो इतना जो रात रात भर पूरे के पूरे हाईवे पे लाइन से ट्रक ही चले रहते हैं, तो इसमें से 90% ट्रक बेकार में चल रहे हैं, है ना। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकलेगी तो पता नहीं कितना निकलेगा, हो सकता है 99% बेकार चल रहे हो, पर बेकार में ही चले जा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं, अब यूएन ने गोल सेट कर रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2015 में सेट किया था, है ना। और उन्होंने मान भी लिया पता नहीं कहाँ से, है ना। पता नहीं कितने विद्वान लोग हैं, कितना कैलकुलेशन, इन्होंने मान भी लिया क्या 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर देंगे। और जो है 2023 में लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई 50% तो निकल गया टाइम, अभी तक तो दूर दूर तक कहीं एसडीजी नहीं दिख रहा है। तो अभी उसके ऊपर चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि भाई एसडीजी पूरा नहीं हो रहा है ना। 2015 में सेट किया था इन्होंने। उससे पहले इन्होंने कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट किए थे, एमडीजी। तो इनको लगा कि, मैंने देखा नहीं उसको क्या होता है एमडीजी, पर इनको लगा कि हमने एमडीजी सक्सेसफुल पार कर लिए हैं, तो अब हम एसडीजी करेंगे। हो सकता है एमडीजी में यही किया हो, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगा लेंगे, एक्सप्लोइटेशन का कुछ काम किया होगा तो पूरा हो गया होगा, उसमें माहिर है। तो इन्होंने सोचा एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं तो एसडीजी भी कर सकते हैं, है ना? तो एसडीजी दूर दूर तक दिख नहीं रहा यूएन को। एसडीजी हो ही नहीं सकता है, अगर आलू प्याज टमाटर सारी दुनिया में घुमाएंगे हम, तो एसडीजी हो ही नहीं सकता है। जिन चीज़ों को लोकल होना है, जिन चीज़ों को ग्लोबल होना है, क्या चीज़ को लोकल क्या चीज़ को ग्लोबल होना है वो तय नहीं किया तो एसडीजी हो ही नहीं सकता। इसलिए जो है बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं। हमारा जो है सोलर पावर जो है 10 गुना हो गया, हमारा सोलर पावर 20 गुना हो गया। कितना हो गया, 1 गीगावाट से 20 गीगावाट पहुंच गया, इतना ही है। उतने में तो हमारी खपत जो है 300 गीगावाट से 400 गीगावाट हो गई है। और रेस्ट ऑफ द 80 गीगावाट तो कोयले से आ रहा है। तो कहाँ का सस्टेनेबल हुआ उसमें, और वो हमेशा ही ऐसे होगा। जो सोलर से बढ़ रहा है उसको मेन एनर्जी तो मान ही नहीं रहे, उसको तो एक्स्ट्रा एनर्जी मान रहे हैं लोग। उसको तो एक्स्ट्रा मानता है ना आदमी। मेन एनर्जी की जगह तो कुछ और ही चल रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ट्रेवलिंग पूरा का पूरा कैलकुलेट करना होगा धरती के लेवल पर कि कितना ट्रेवलिंग धरती सस्टेन कर सकता है।